Good morning to all the viewers. This is the part 4th of our introduction part of microeconomics. यानी अभी हम लोग पहले चैप्टर में ही चल रहे हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो उसके लिए। तो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स and about the methods of economics, that what are the normal methods of economics from which it can be studied. So nature of economics is of two parts, that is economics as an art and economics as a science. अब हुआ क्या कि ये सब दोनों जो है बातें बहुत पहले दी गई थी। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट के बारे में जो बताया गया था उसको जो इकोनॉमिस्ट थे पुराने वाले, उन्होंने जैसे पिगू, फिर मार्शल, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के कैटेगरी में आते हैं, इन लोगों ने इकोनॉमिक्स को एज एन आर्ट माना। और उसके बाद अब इन्होंने कहा क्या, तो इन्होंने बोला कि भाई आर्ट क्या होता है, आर्ट होता है प्रैक्टिकल नॉलेज को हम लोग प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाइंग ऑफ नॉलेज, तो वो आर्ट होता है। तो प्रैक्टिकली अप्लाइंग ऑफ नॉलेज इज़ नोन एज आर्ट। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये इकोनॉमिक्स आर्ट हो सकता है क्योंकि हम लोग इसको पहले सीखते हैं फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपने इकोनॉमी में। फिर साइंस जो होता है, साइंस जो हमको बताता है, जो साइंस होता है, इट गिव्स प्रिंसिपल्स, साइंस हमको प्रिंसिपल्स दे देता है। और आर्ट क्या करता है, आर्ट हमको इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करना बताता है आर्ट। तो इकोनॉमिक्स आर्ट हो सकता है, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई दो राय की बात नहीं, इकोनॉमिक्स को आर्ट माना जा सकता है। सेम इसी तरीके से इकोनॉमिक्स को साइंस भी माना गया। अब साइंस में क्या कहा गया, तो साइंस के जो फीचर्स, अगर आपने बीएससी पढ़ी हुई तो साइंस के कुछ अपने फीचर्स होते हैं जो कि एज इट इज़ इकोनॉमिक्स में भी एप्लीकेबल है। अब इसको दिया किसने था, कई सारे प्रोफेसर्स थे, प्रोफेसर रॉबिन्स हो गए, फिर प्रोफेसर जॉर्डन, प्रोफेसर रॉबर्टसन, एक्सेट्रा, दीज आर सम नेम्स। इन लोगों ने मिलकर बोला कि नहीं, इकोनॉमिक्स जैसा साइंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा इन्होंने कहा कि ये कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होता है, पहले कारण होगा फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। उसके बाद ये यूनिवर्सली जो है एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या यूनिवर्सली एप्लीकेबल कह सकते हैं, फिर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा। मतलब ये कुछ फीचर्स हैं जो कि साइंस के होते हैं। जैसे क्या क्या, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस होता है, ये हम लोग को पता है कि भाई साइंस को हम लोग उसी तरीके से पढ़ते हैं। फिर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण होगा फिर इफेक्ट होगा, उसके बेसिस पर रिलेशनशिप डिटरमाइन की जाती है। साइंस हमेशा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, कहीं भी हम अप्लाई करें साइंस के प्रिंसिपल्स एज इट इज़ एक्सेप्ट होंगे। उसके बाद बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, तो साइंस जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। तो ये सारे फीचर्स हो गए आपके इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एज एन आर्ट। कुछ लोग, फिर इन्हीं लोगों ने इकोनॉमिक्स को साइंस तो मान लिया, लेकिन साइंस को फिर बोला कि नहीं साइंस है, लेकिन उसको दो पार्ट में फिर बांट दिया। तो अगर हम इकोनॉमिक्स एज अ साइंस अगर हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस अगर हम देखते हैं, इकोनॉमिक्स साइंस है तो किस प्रकार का, तो साइंस ये दो टाइप्स के होता है। पहला तो होता है ये पॉजिटिव साइंस, और दूसरा ये होता है नॉर्मेटिव साइंस। मतलब अब बात यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ़ वी थिंक दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, देन विच टाइप ऑफ साइंस इट इज़ पॉजिटिव साइंस और इट इज़ नॉर्मेटिव साइंस। तो पहली बात तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव होता क्या, थोड़ा थोड़ा ये हम समझ लेते हैं, फिर इसका डिफरेंस देख लेते हैं। पॉजिटिव साइंस होता है वो अगर हम क्वेश्चंस के हमारे जवाब मिल जाएँ, जैसे क्वेश्चंस के हमारे को जवाब, जैसे व्हाट इज़ द सिचुएशन, अभी क्या सिचुएशन चल रही है, अगर इसका जवाब हमको मिल जाता है तो यानी वी आर पॉजिटिव साइंस, हम लोग पॉजिटिव साइंस में डील कर रहे हैं। नॉर्मेटिव साइंस बोलता है कि व्हाट ऑट टू बी, यानी कल क्या होने वाला है या कल क्या होगा, दैट इज़ नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस सिंपल है, पॉजिटिव साइंस इज द
जो प्रेजेंट सिचुएशन पे बेस्ड हो, जो रियल हो, वो पॉजिटिव साइंस होता है। नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, वैल्यू जजमेंट आपको देता है, वैल्यूज़ के बेसिस जजमेंट देता है। तो हम लोग अभी इसको एक चार्ट में इसका डिफरेंस को एक चार्ट के थ्रू हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस आई हैव रिटन, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। पहली बात तो हो जाता है कि पॉजिटिव साइंस जो होता है बेस्ड ऑन द डाटा एंड फैक्ट्स। पॉजिटिव साइंस जो भी डाटा है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उस पर बेस्ड होता है। और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, ओपिनियंस पे बेस्ड होता है। जैसे कि अब डाटा के अनुसार ये है कि भाई द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 130 करोड़, बट ओपिनियंस क्या बोलते हैं कि नहीं भाई अभी भी हो सकता है कि 135 करोड़ हो या 125 करोड़ हो, क्योंकि अभी हो सकता है प्रॉपर हमने सेंसस नहीं लिया हो, प्रॉपर जनगणना ना हुई हो। तो देयर आर ओपिनियंस ऑफ पीपल और वैल्यूज़ होते हैं कुछ। तो पॉजिटिव साइंस क्या हो गया, बेस्ड ऑन डाटा, यानी डाटा क्या है, फैक्ट्स क्या है, अगर हम उसके बेसिस पे चलते हैं। जैसे कुछ लोग आपके साथ मिलते हैं, बात करते हैं, एकदम एक्चुअल बात करते हैं, रियलिस्टिक बात, तो वो पॉजिटिव साइंस एज ए डील करते हैं। फिर पॉजिटिव साइंस जो भी होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है कि पूरा एकदम डिस्क्राइब किया हुआ चीज़ें रहती हैं। और नॉर्मेटिव साइंस थोड़ा सा नैरो होता है या प्रिस्क्रिप्टिव होता है, उसको हम लोग एज अ प्रिस्क्रिप्टिव मेजर में यूटिलाइज करते हैं। फिर बात आता है पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैंने सारा लिख दिया पहले से कि आसानी से हम समझा सकें। तो एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जो आपका पॉजिटिव साइंस होता है वो बताता है कि क्या कारण है और क्या उसका इफेक्ट, जिसकी हमारा जो साइंस भी हमारा डील करता है, वो सेम टू सेम ही पॉजिटिव साइंस भी बताता है कि कॉज क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे फिर प्रिंसिपल्स एंड अदर थिंग्स आर फॉर्म्ड। नॉर्मेटिव साइंस में क्या होता है, इट गिव्स वैल्यू कंक्लूजन्स। अब ये जब इफेक्ट रिलेशनशिप बता लेंगे तो वैल्यू कंक्लूजन बताएंगे कि हाँ नहीं ये सही है तो ये गलत है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं वो होता है। फिर अब है तो पॉजिटिव साइंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब इट डिस्क्राइब्स अबाउट द सिचुएशन। और नॉर्मेटिव साइंस पूरा सब्जेक्टिव होता है, पूरा डिटेल बताएगा कि नहीं ये कैसे होता है, क्या होता है, वो सारा कुछ नॉर्मेटिव साइंस बताएगा। फिर देख लेते हैं अब स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड और प्रूव्ड। अब पॉजिटिव साइंस एक बड़ी अच्छी खासियत है क्योंकि ये बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स होता है, तो इट कैन बी टेस्टेड और प्रूव्ड, यानी हम इसको टेस्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव साइंस कैन बी वेरीफाइड ऑल्सो, बट नॉर्मेटिव साइंस कैन नॉट बी टेस्टेड और वेरीफाइड, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इसको टेस्ट कर पाना और वेरीफाई कर पाना। इस वजह से इसको नॉन वेरीफाइबल साइंस भी कहते हैं। अब पॉजिटिव साइंस का लास्ट जो है वो है आपका कि डिस्क्राइब इकोनॉमिक इश्यूज़। अब पॉजिटिव साइंस डिस्क्राइब करता है कि इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं। जैसे अभी फिलहाल ड्यू टू कोरोना वायरस देयर इज़ बिग इकोनॉमिक इश्यूज़ रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि अभी इतना दिन बंद रहा है, सारी चीज़ें बंद रही हैं, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको प्रॉपरली ग्रो करने में। नॉर्मेटिव साइंस क्या बताता है, इट सजेस्ट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन वैल्यूज़। अब ये वही वाली बात हो गई कि पढ़ा लिखा आदमी किस तरीके से बात करता है इकोनॉमिक्स के बारे में, और एक ना समझ आदमी किस तरीके से बात करता है इकोनॉमिक्स के बारे में, तो ये आपका इससे रिलेटेड हो गया। तो समझ में आ गया आपको पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस के क्या डिफरेंस हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑल। तो मेनली आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव साइंस होता है वो एक्चुअल होता है, रियल होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, जिसको वेरीफाई किया जा सकता है। बट नॉर्मेटिव साइंस कैन नॉट बी वेरीफाइड, और वो ओपिनियंस और वैल्यूज़ पे बेस्ड होते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये हो गया आपके मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में कुछ मेथड्स भी होते हैं, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला मेथड आपका होता है, दो ही मेथड है इसमें, एक होता है इंडक्टिव मेथड। अगर हम इकोनॉमिक्स को किस तरीके से पढ़ें कि इंडक्टिव मेथड कहलाए, और दूसरा होता है डिडक्टिव मेथड। दो ही मेथड है आपके, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड के साथ क्या है, डिडक्टिव मेथड के साथ क्या है, थोड़ा सा बात हम इसमें सिंपल कह सकते हैं। जब इकोनॉमिक्स को हम इंडिविजुअल टू जनरल जब पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इकोनॉमिक्स या इंडक्टिव मेथड। और जब इकोनॉमिक्स को हम लोग जनरल टू इंडिविजुअल पढ़ते हैं तब इसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। यानी बस सिंपल सा कंक्लूजन, सिंपल सा आसान सा ट्रिक है कि इंडक्टिव मेथड डील्स विद द इकोनॉमिक्स व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक्स बाय इंडिविजुअल अप्रोच टू अ जनरल अप्रोच, तो इंडक्टिव मेथड है। और डिडक्टिव मेथड क्या करता है, जनरल टू इंडिविजुअल। जैसे कि हमको सपोज एन एग्जांपल पता करना हो कि भाई इकोनॉमी में हमारे कितने लोग लिटरेट हैं, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या कोई थ्योरी हमको या प्रिंसिपल बनानी है तो हमको उसके दो तरीके हमेशा होते हैं। पहला तो ये कि हम इंडिविजुअली जाके वेरीफाई करें कितने लोग हैं, उसके बाद फिर हम कहें लिटरेसी रेट का अगर हमको पता लगाना हो तो कितने लोग हैं पढ़े लिखे, उन सबको जोड़ दिया जाए। जोड़ने के बाद फिर लिटरेसी रेट बता दिए कि भाई लिटरेसी रेट हमारा 67% है या जो भी हो वो बता दिए। अब डिडक्टिव मेथड क्या बोलता है, डिडक्टिव मेथड बोलता है कि पहले हम जनरल डिसीजन ले लेंगे
यानी हमने बोल दिया कि इंडियाज़ लिटरेसी रेट इज़ 70%। अब इस 70% को हम वेरीफाई करेंगे बाय इंडिविजुअल अप्रोच, यानी फिर हम इसको अपने इस थ्योरी को प्रूव करेंगे कि इस सम को या इस डाटा को हम प्रूव करेंगे 70% है कि नहीं। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो इंडिविजुअली उनको जाकर पूछना पड़ेगा, तो क्लियर हो जाएगा। इसका भी कुछ डिफरेंस मैंने लिख रखा है। अब उस डिफरेंस के बेसिस पर हम इसको और बेहतर समझ सकते हैं कि इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड क्या होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। मैंने लिख रखा है पहले से कि टाइम वेस्ट ना हो समझाने में। अब यहाँ आता है आपका पर्टिकुलर केसेस आर डेल्ट देन लॉस आर डिराइव्ड। अब मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले हम पर्टिकुलरली कोई भी केस लेंगे, उसको पर्टिकुलरली लेके चलेंगे और उसके बाद जो है लॉ निकलेगा। यानी पहले हम देख लेंगे कि भाई क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्राइस बढ़ाने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पर्टिकुलरली हमने देख लिया। उसके बाद लॉ निकाला, लॉ ऑफ डिमांड, कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। यानी पहले हम लोग इंडिविजुअल अप्रोच में देख लिए, फिर एक सिद्धांत निकल के बाहर आया। इसमें इंडिविजुअल में क्या होता है, लीड्स टू न्यू नॉलेज। अब आपको नया चीज़ पता चला ना, नया चीज़ क्या पता चला कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क करता है, लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। फिर है मेथड ऑफ न्यू डिस्कवरी। अब इससे क्या होगा, डिस्कवरी होगा, कुछ ना कुछ नया हमको पता चलता है इंडक्टिव मेथड के थ्रू अगर हम जाएंगे तो। अब डिडक्टिव मेथड क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या है, जनरल लॉज आर स्टेटेड देन प्रूव। अब एक जनरल लॉ हमने बता दिया, हमने बोल दिया कि आदमी किसी चीज़ को बार बार यूटिलाइज करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती है। ऐसा हमने बोल दिया कि आदमी, सही बात है, हम लोग बार बार अगर कोई चीज़ खाएंगे, बार बार कोई चीज़ पहनेंगे तो एक समय के बाद हम बोर हो जाते, उब जाते उस चीज़ से। अब ये जनरल लॉ हो गया। अब इसको हम प्रूव करेंगे, 2-4-10 लोगों को टेस्ट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वेदर आवर लॉ इज़ करेक्ट और नॉट। जैसे कि मैंने जो भी बताया उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, लॉ ऑफ DMU कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ से क्या, कोई नया नॉलेज नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमको एक पर्टिकुलर लॉ तो पहले से बन ही चुका है, उसी लॉ को हमको वेरीफाई करना है। फिर यहाँ क्या है, डिडक्टिव मेथड में मेथड ऑफ वेरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे हम क्या करें, केवल अपने उस लॉ को वेरीफाई करते हैं और उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशंस देते हैं। यानी कोई न्यू डिस्कवरी, जैसे यहाँ लिखा है, तो यहाँ कोई न्यू डिस्कवरी नहीं होती है। ऑलरेडी डिस्कवर्ड डाटा को हम वेरीफाई करते हैं और बेहतर तरीके से कि क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। इस वीडियो में हम लोग 2 चीज़ें देख ली हैं कि इकोनॉमिक्स के नेचर क्या है, उसके बाद फिर हमने देख लिया कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो ये सारा कुछ हमारा इस वीडियो में कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम क्या हैं और व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।